हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क के प्री की जो पेपर होगा उसके एमसीक्यूज लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो वो हम करके देखेंगे कि हमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर पाते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो अर्थमेटिक का पोर्शन है, ध्यान में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, देखो बार बार वही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। कुछ एक टॉपिक हैं जिनके बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनको समझ लेना कि किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सके, वो हमारी प्रैक्टिस पे मैटर करता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 एंड ₹6000 respectively. A invest for 2 more months than the B at the end of the business. देखो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, कहता है ए जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है 2000 की। हम 3 जीरो लगाते नहीं है, यहीं पे हम क्या करते हैं रेशो बना लें अगर, तो 2 आ गया। और बी जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 6 कर रहा है। मतलब अगर मैं रेशो बनाऊं तो रेशो मेरी क्या बनेगी, 2 एकम 2, 2 3 जा 6। मतलब इसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो रेशो होगी वो क्या होगी, 1:3 होगी। अब इसमें बोल क्या रहा, कहता है कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगाता है, ये 2 दिन एक्स्ट्रा लगाता है। अगर ये एक्स लगाता है तो ये एक्स प्लस 2 डेज लगाता है ना। तो हमें नहीं पता कितने दिन लगाता है, लेकिन हमने यहाँ पर रख लिया कि कुछ दिन ये एक्स्ट्रा लगाएगा, इससे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो रेशो होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो और जो इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशो वो इक्वल हो जाती है ना। इतना तो पता ही है आप लोगों को। तो हमें पता है कि यहाँ मल्टीप्लाई एक्स होगा और यहाँ पर एक्स प्लस 1 होएगा ना। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास कहता है कि प्रॉफिट जो है वो टोटल कितना है, 6600 है। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 6600 है। 2 दिन नहीं, 2 मंथ एक्स्ट्रा लगाता है ना। और उसमें से जो ए का जो प्रॉफिट है वो है 1800। तो भाई अगर 6600 के बीच में से अगर हम 18 माइनस कर दें, तो अगर हमारे पास 16 में से 4 चले गए तो 8 बचे और 5 में से 48 बचता है। इसका मतलब है अगर ए का शेयर जो है वो 18 है तो बी का शेयर कितना होगा, वो होगा 48। तो वही अगर रेशो बनानी हो तो ये रेशो बन सकती है ना, 2 से चला जाएगा तो 9, और 3 से भी चला जाएगा, 3 छक्के 18 और 8 छक्के 48, है ना। 3:8 भी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर रख के देखूँ, इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर 18 के हो जाए और ये इक्वल टू 48 के हो जाए, तो अगर मैं इस जो अगर आपके पास ये 1x है तो इसके तरफ पहली तरफ हम डिवाइड करें या 1 से, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा, 18 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी, क्योंकि पहली तरफ जाके अगर 1x है तो 1 पहली तरफ जाके डिवाइड ही करेगा, है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये 3x है तो x इस तरफ रहेगा तो 3 पहली तरफ डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो अगर ये 16 दिन लगा रहा है तो ये इससे 2 प्लस लगा रहा है। ये 2 प्लस कितने लगा रहा है, ये लगा रहा है 18 लगा रहा है। ये कितने दिन लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, कहता है 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड x प्लस 10 women कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। कहता 8 मैन है, वो किसी काम को जो करते हैं वो 3 days में करते हैं, और x प्लस 10 वोमेन है, वो किसी काम को कितने में करते हैं, वो करते हैं 4 days में। तो ये 3 days में करते हैं, ये 4 days में करते हैं। उसके बाद कहता है इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ए मैन टू वोमेन। देखो मैन जो है अगर वो 1 यूनिट काम कर रहा है, मैन जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो जो वोमेन है वो कितना काम करती है, वो 1 यूनिट काम करती है एक दिन में। ये इनकी रेशियो है 3:1। इसका मतलब ये है। तो देन फाइंड दी x प्लस 16 वोमेन कैन डू दी सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो एक बात को समझो कि 8 मैन जो है वो पूरे काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो भाई एक मैन कितना काम करता है, एक मैन करता है 3 यूनिट। एक मैन कितना करता है, 3 यूनिट करता है। तो 8 गुणा 3 कर लेंगे हम, 8 गुणा 3 कर लेंगे, क्योंकि एक मैन अगर 3 ईंटें लेके आ रहा है, देखो अगर बाहर ईंटें पड़ी हैं और 8 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो 3 ईंटें लेके आ रहा है, तो 8×3 = 24। एक बंदा सारे 8 बंदे गए तो कितनी ईंटें लेके आए, 24 ईंटें लेके आए। और इनको दिन कितने लग गए, 3 दिन लगे, तो 24 × 3 कर लेंगे।
तो टोटल जो यूनिट काम है वो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 यूनिट। मतलब जो टोटल काम करने वाला है वो कितना है, वो 72 यूनिट करने वाला है, ठीक है। अब यही बात अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें इतना पता है कि भाई एक जो वुमेन है वो 1 यूनिट काम करती है, मतलब 1 ही ईंट लेके आती है। सबसे पहले तो हमने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर 4 दिन लगा रहा है तो टोटल 72 यूनिट करें हैं 4 दिन में, तो एक दिन में इन सब ने मिलके, जो वुमेन्स है ये x+10, इन्होंने सब ने मिलके एक दिन में कितना काम करा है, तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो टोटल काम जो था वो 72 यूनिट था, तो मेरे पास आ गया 18 यूनिट। मतलब ये जो x+16 लेडीज हैं वो टोटल 18 यूनिट काम करती हैं। तो हमें इतना पता है कि ये 10 लेडीज हैं, एक लेडी एक दिन 1 यूनिट काम करती है, तो ये 10 यूनिट ये काम हो गया। अगर 10 यूनिट ये काम हो रहा है तो ये प्लस 8 यूनिट कहाँ से आया, तो ये x की वैल्यू है। अगर एक लेडी 1 यूनिट काम कर रही है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 8 लेडीज 8 यूनिट काम करा इन्होंने, तो टोटल मिला के जो है वो 18 यूनिट काम हुआ है। तो कितना काम हुआ है, 18 यूनिट काम हुआ है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 8 है। तो यहां से मुझे ये पता चलता है, हमने पूछा क्या, कहते हैं x+16 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आप ये देख लो कि x की वैल्यू तो 8 है, 8 + 16 कितनी होगी, 24 लेडीज होगी। तो ये 24 जो लेडीज हैं, जो वुमेन है 24, एक दिन में 1 ही यूनिट करती हैं, तो टोटल 72 यूनिट करने के लिए इनको कितने दिन लग जाएंगे, तो 24 से डिवाइड कर देंगे भाई, 3 डेज लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 3 डेज। ये ऑप्शन हमारा आंसर होएगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। ना पता चले तो कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरिटी दे दूंगा कि कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल and the perimeter of the square is 48 centimeter. If the area of the rectangle is 216 centimeter square, then find the length of the rectangle. देखो रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा स्क्वायर होगा वो सारी साइडें इक्वल होंगी, है ना। तो अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो इक्वल ब्रेथ वाली होती है, तो रेक्टेंगल ऑफ ए रेक्टेंगल द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू। और अगर हमारे पास ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी ब्रेथ जो है वो कम होगी और लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, है ना, ऐसे ही होगा कुछ। तो कहता है ये जो ब्रेथ है वो इसके बराबर है, इसकी साइडों के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या बोलता है, कहता है कि एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। कहता है इसका पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये चारों जो आपकी साइडें हैं उनको सबको ऐड किया गया है। तो टोटल मिला के कितना बनता है, वो मिलता है 48। तो चारों को मिला के 48 हुआ, तो एक जो साइड है वो कितने की हुई, 12 सेंटीमीटर की। कितने की साइड हुई, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी जो हर साइड है वो 12-12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल हमारे पास है, इसकी जो ब्रेथ है ये 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इक्वल है इसके बिल्कुल इक्वल है। तो 12 सेंटीमीटर अगर ब्रेथ है और इसका जो एरिया है वो भी आपके पास दिया हुआ है, रेक्टेंगल का जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो एरिया दिया हुआ है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू आपके पास 12 सेंटीमीटर इक्वल टू है 216 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो अगर लेंथ निकालनी है आपने तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 डिवाइड बाई 12। 12 से अगर हम इसको करेंगे तो 12 से 12 चले गए तो 12 9 21 12 96, तो ये बन जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी, वो होगी 18 सेंटीमीटर। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, है ना पता चले वही बात कर रहा हूँ कि आप मैसेज कर देना, कमेंट देख लूँगा मैं दोबारा, इसको जो है वो कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दी रेशो ऑफ एज ऑफ एक्स 10 ईयर एगो। देखो क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ही मतलब कि अच्छा है। जब भी एजेस के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर जो है वो बहुत लंबे चले जाते हैं, एक्स मान के चलना पड़ता है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट में करने की। द रेशो ऑफ एज ऑफ एक्स 10 ईयर एगो टू वाई 6 ईयर एगो 2:3। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँगी ये प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंट की हम बात नहीं कर रहे,
कहता है यहाँ से वो x जो है वो 10 साल पहले है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, और यहाँ से जो है वो y है वो जो है वो 6 साल पहले है। मतलब ये 6 साल पहले की बात है हो रही यहाँ पर, और इसके 10 साल पहले की बात हो रही कि x और y की जो रेशो थी वो कितनी थी, वो कहता है 2:3 थी। कितनी थी? 2:3। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद बोलता है x 4 ईयर हेंस टू y 6 ईयर हेंस विल बी 5:6। यहाँ से प्रेजेंट से बात करता है ये हमेशा, तो प्रेजेंट से हम बात करें तो ये आपका 4 साल बाद की बात कर रहा है, और ये 6 साल बाद की बात कर रहा है। कहता है इनकी जो रेशो बन जाती है वो रेशो बन जाती है 5:6 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 5:6 बन जाती है। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ द एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो प्रेजेंट एज है उसका डिफरेंस निकालना है। बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है? 10 + 4 14 का। यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है 6 + 6 12 का। तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले यूनिट का डिफरेंस निकल लेंगे। तो ये हमारे पास है 5 × 15 माइनस 6 × 12, 12 माइनस कर देने। ये डिफरेंस आ गया 3 यूनिट का। कितने का डिफरेंस आ गया? 3 यूनिट का। यहाँ पर हम एज सालों की बात करें, ईयर्स की बात करेंगे। 10 साल का गैप ये है, 4 साल का ये, टोटल हो गया 14 साल। इसके नीचे लिख देना, इसके नीचे ही लिख देना। ये 12 साल का गैप है तो 12 साल इसके नीचे लिख देंगे, और हम इसको क्रॉस में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास ये कितना हो गया? 14 × 84, 84 ईयर माइनस 12 × 5 60, 60 ईयर माइनस करा तो मेरे पास कितना आ गया? 24 ईयर। इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट जो है वो 24 ईयर्स के बराबर हैं। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 3, 8 ईयर्स के। कितने के बराबर हो गया? 8 ईयर्स के। अगर 8 ईयर्स के हैं तो यहाँ पर बाई की जो एज की हो जाएगी वो कितनी होगी? 8 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 यूनिट है तो इसकी एज हो जाएगी 24, और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 8 दूने 16। तो इतना ध्यान रखो कि हमें पूछा कि प्रेजेंट की। देखो एक्स और वाई का तो हमें पता चल गया कितनी कितनी एज है। एक की उम्र जो है वो 16 साल, क्योंकि यूनिट कितने थे? यूनिट थे 2:3। और ये कब थे? ये प्रेजेंट से इसका जो गैप था वो 10 साल का गैप था, और इसका जो गैप था वो था 6 साल का गैप, है ना। तो अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर जब हमने एक यूनिट 8 का 3 के, एक यूनिट 8 के बराबर होगा तो 3 यूनिट थे तो इसके बन गए 24 साल। यहाँ पर 2 था तो 8 दूने 16 साल बन गए इसके। अब 16 में 10 प्लस करेंगे तो इसके जो साल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 26। मतलब ये जो पर्सन है एक्स और प्रेजेंट में 26 ईयर्स का है, और ये कितने का है? 24 + 6 कर लेंगे, क्योंकि 6 साल का गैप है तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 प्लस होगा। तो ये प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी? 30। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? वो डिफरेंस है 4 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? 4 ईयर्स। तो इनका जो डिफरेंस होगा एजेस का वो होगा 4 ईयर का। आई होप की बात समझ में आई होगी। ना पता चले तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि आप मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है शॉपकीपर मार्क्ड up a article is 50% off of the price. The shopkeeper allow a discount of 360 and difference between profit and cost price is 960. Find the market price of the article. देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। देखो अगर मैं इसको क्वेश्चंस बना के करूं तो बहुत लेंथी चला जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि अल्टीमेटली अगर मेरे पास है तो क्या है? पहला ये जो है ये भी डिफरेंस है, सॉरी ये जो है ना ये भी डिफरेंस है। ये कहाँ का डिफरेंस है? ये अगर मेरे पास अगर सीपी जो है अगर मेरे पास 100 है तो एसपी क्या होगा मेरा? 150। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीपी अगर मेरे पास 1 रुपया है तो एसपी मेरे पास क्या होगा? 1.5 रुपया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का बनेगा? 0.5 का। ये डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। देखो सारा का सारा क्वेश्चन ना डिफरेंस के ऊपर है। अब यहाँ पर जो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको डिफरेंस दे दिया, किसका दे दिया? सीपी और प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 960 का है,
और आपके पास डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप डिस्काउंट और इसके बीच का भी डिफरेंस ले लेना। देखो कभी भी ऐसे डिस्काउंट, ऐसे कोई क्वेश्चन आए जहां पर आपको डिफरेंस का यूज ज्यादा करा है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिफरेंस दिया है, जैसे 960 का डिफरेंस दिया, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करना है। 960 का जो डिफरेंस दिया है उसमें आपने जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 360 का, 360 माइनस कर देना, तो ये आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितने का है, वो है 600 का। अब डिफरेंस जो है वो 600 का है, तो आपने क्या करना है, इस डिफरेंस को, इसी डिफरेंस, ये डिफरेंस आया, इसी को, जो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, मतलब सीपी आपका 1 है तो एसपी कितना बन जाता है, एमआरपी, सॉरी ये एमआरपी है, तो एमआरपी आपका कितना बन जाता है, 0.5 बन जाता है ना। तो 0.5 से इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगी, 12 पंजे 60, मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1200। आंसर क्या आएगा आपका 1200। इसका मतलब ये है कि 1200, यहाँ पर 1200 ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 1200 ही होगा। पूछा क्या है इसने, मार्केट प्राइस, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट ना। अगर ये आपका अगर सीपी आया 1200, एमआरपी अगर आपका सीपी 1200 है, अगर सीपी आपका 1200 है तो 50% मतलब ये 1800 हो जाएगा, ठीक है। एमआरपी जो है वो आपका 1800, यहाँ से बेस प्राइस आएगा, ये आपका जो है सीपी है आपका 1200, तो एसपी कितना होगा आपका, एसपी होगा 1800, तो 1800 आपका आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार, रिवर्स चेक कर लेते हैं। 1200 था, 50% जो है वो इसमें बढ़ाकर इसने एमआरपी लगा दिया, एसपी नहीं सॉरी एमआरपी है, एमआरपी लगा दिया, और एमआरपी जब लगा दिया तो उसके बाद इसने डिस्काउंट दिया 360 का, तो 360 हम अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास बचा कितना, 360 चले गए, 300 चले गए तो 15 बचे, तो बचा है हमारे पास 1460 बचे। अगर इसमें से हम 1200 माइनस कर दें, क्या कर दें, 1200 माइनस कर दें, तो हमारे पास बचा क्या, 1200 से हमारा सीपी है। इसके बाद हमारे पास जो 960 दिया था वो क्या था, डिफरेंस था। तो सीपी में से 1200 में से हम माइनस कर देंगे कितने, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितने का था, अगर सीपी 1200 है तो प्रॉफिट इसका 600 में से 360 चले गए, तो बचे कितने 240, तो 240 अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो क्या मेरे पास 960 बचता है, 10 में से 0 और 9 में से 4 गए, सॉरी 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर जो है वो 11 में से 2 गए 9, देखो 960 हमारे पास बच गया। मतलब कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, जो हमने ये डिवाइड करा, डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, सीपी आएगा। सीपी कितना है आपका 600 है, सीपी कितना है 600 है। तो अगर मेरे से एमआरपी पूछ रहा है तो इसका 50% बढ़ा देना है, 50% मतलब 600 का आधा, 600 का आधा कितना, मतलब कि अगर मेरे पास 1200 आया मेरे पास सीपी, तो इसमें अगर मैं हाफ बढ़ा दूं, इसका आधा बढ़ा दूं, तो मतलब 600 बढ़ा दूं तो मेरा एमआरपी बन जाएगा। एमआरपी कितना बन जाएगा 1800, तो मेरे पास जो एमआरपी है वो कितना आया, वो 1800 आया। बस ध्यान में ये रखना कि जो आपके पास डिवाइड करके रकम आएगी वो आपका बेस प्राइस होगा। बेस प्राइस मतलब कि जहां से, जैसे सीपी, प्रिंसिपल, ये जो चीजें होती है जहां से रकम कम होती है या बढ़ती है उसको बेस प्राइस बोला जाता है। तो वहां पर हमारी चीज जाती है, उसके बाद हम एसपी, सीपी कुछ भी निकाल, एसपी, एमआरपी कुछ भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं इजी। सीपी हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना पता चले तो दोबारा मैं वही बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, कहता दी रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 4:5। एक ए नंबर है, एक नंबर है बी, और इनके बीच जो रेशियो है वो कितनी है, 4:5 है। नंबर जो है इनकी रेशियो 4:5 है। कहता है व्हेन 40 इज एडेड इन दी ईच नंबर, अगर इसमें से भी 40 ऐड कर दें, इसमें भी 40 ऐड कर दें, तो कहता है कि रेशियो जो बन जाती है ए एंड बी, वो रेशियो बन जाती है 5:6 बन जाती है। तो भाई रेशियो 5:6 बन जाए। कहता है इफ 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर में से अगर कहता है 10 हम माइनस कर दें, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो रेशियो निकालनी है ए से बी क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखना यार, जब हमारे पास यहाँ पर देखो दोनों जगह सेम सेम रकम बढ़ रही है, रकम सेम बढ़ रही, इनका डिफरेंस भी चेक कर लेना।
इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है रेशियो के बीच में वो भी सेम है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। जब ये डिफरेंसेस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो इक्वल टू 1 यूनिट जो है वो इक्वल टू किसके 40 के बराबर है। किसके बराबर है? 40 के बराबर। 1 यूनिट 40 के बराबर है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ए के पास कितने यूनिट है? ए के पास 4 यूनिट है। तो 4 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन गया? 160 बन गया। ठीक है, और 160 में से अगर ये कहता है 10 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दिए तो मेरे पास बचा कितना? 150। ये पहला नंबर आ गया। दूसरे में कहता है बी में, बी के पास यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट है तो 1 यूनिट 40 के बराबर है। कितना बन गया हमारे पास? 200, 200 हो गया। 10 इसमें से माइनस कर दिए तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 190। अब 0 से 0 कट गई तो रेशो क्या रहेगी इनके बीच में? तो इनके बीच में जो रेशो रह गई वो रह गई 15:19। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आएगा हमारा? 15:19। ये हमारा आंसर होएगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मैन इन्वेस्टेड ₹X ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 5 ईयर and receives 2000 as interest. If invests the same amount on the compound interest at the rate of 20% per annum for 2 years, then find the amount received by him. बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि प्रिंसिपल हमारे पास दिया नहीं है, क्या था ये ऑटोमेटिकली अपने पास जो होता है वो 100% होता है। कोई भी जो बेस रकम है वो हमारी क्या होती है? 100% होती है। कहता है इस पे जो ब्याज पड़ता है 16% 1 साल का है। तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 80%। ये कितना हो गया? 80%। तो भाई 100% में अगर आप 80% जोड़ दोगे तो किसके बराबर हो गया? 180% के। किसके बराबर हो गया? 180% के। तो यहां से हम देखना होता है, ये हमारा कोई भी प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, SI वगैरह, ये हमारा अमाउंट बन गया। ठीक है, अब यहां पर दिया क्या हमारे पास? कहता है 5 ईयर एंड रिसीव ₹2000 एज ए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन सा था? 80%। 80% किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। अगर कोई रकम किसी परसेंटेज के बराबर आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि 2000 जो है वो किस रकम का गुना कितने परसेंट है? 80%। 80% जो है वो हम नीचे लेके आते हैं, ऊपर हम 100 लगाएंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझ लेना। अगर मैं ऊपर 100 लगा देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। फिर बाद में मुझे सीपी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से पहले ही सीपी पता कर लूं, सीपी नहीं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर लूं कि कितने परसेंट बनता है। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल में कैसे कैलकुलेट होता है? नेट परसेंट चेंज का मेथड लगता है। मतलब पहले साल 20, अगले साल भी 20, दोनों को ऐड करना कितना बन गया? 40। लेकिन ये 40 नहीं होता, एक बार इसको 100 से डिवाइड करना और फिर मल्टीप्लाई करना है। 100 से डिवाइड करा तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और 2 दूने 4 प्लस 4 और ऐड होंगे। तो टोटल जो परसेंटेज बनेगी, जो हमारे पास इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 44%। किसका? इसी प्रिंसिपल का। मैंने बोला यहां पर जब हम 100 लिख देते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आता है, लेकिन प्रिंसिपल तो हमें पूछा ही नहीं है। हमें तो ये पूछा है कि भाई अमाउंट कितना मिला उसको, सीआई के बाद, सीआई का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद उसको अमाउंट कितना मिला। अगर तो ये पूछता सीआई कितना है, अगर ये पूछता हमें सीआई कितना मिला तो मैं क्या करता? ऊपर रख देता 44%, इधर मैं क्या रख लेता? यहां मैं रख लेता 44%। तो मेरे पास कितना आ जाता? तो मेरे पास आ जाता सीआई। लेकिन मुझे क्या पूछा है? मुझसे पूछा अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल भी साथ में ऐड होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को भी अगर मैं साथ में ऐड करना है तो मुझे यहाँ 144 लिखना पड़ेगा। चलो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। देखो एक बार मैं ऐसे कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि 2000 गुणा 144 ऊपर लिख दूं तो मेरे पास अमाउंट आएगा, नीचे 80% ही आएगा। ठीक है, और अगर मैंने सीपी निकालना होता तो मैं लिखता 2000 गुणा, ऊपर मैं 100% लिखता, मेरी 100% रकम ये है तो 100% लिखता, नीचे मैं लिखता 80।
80% के बराबर। तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0 से 0 चलेगी, 4 दूने 8 हो गए और 11 चौके 44 बन गए, तो 2 से ये चला गया, ये बन गया 100। तो भाई मेरे पास जो CI बना, CI बना 1100। यहाँ ध्यान रखना कि CI कितना बना मेरा 1100। जब 1100 को मैं किस में ऐड करूंगा, प्रिंसिपल में, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल देखूं कितना है, प्रिंसिपल मुझे लग से देखना पड़ेगा। 0 से 0 चली गई, 4 से मैं काटा, 4 दूने 8 और 25 चौका 100, ये 25 आ गया। 2 से मेरा चला गया 100 आ गया। तो ये मेरा प्रिंसिपल कितना बन गया, मेरा प्रिंसिपल बन गया 25 गुना 100, 2500। तो मेरा प्रिंसिपल जो बन गया वो बन गया मेरा 2500। तो 2500 प्लस हम करेंगे 1100 इक्वल टू बनेगा 3600। तो मेरा आंसर कितना आएगा 3600। लेकिन ये काफी आंसर लंबा चला जाता है, ये 2 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो मेरा आंसर आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 स्टेप में ही इसको खत्म कर लो। यहाँ पर आपको 44 लिखना जरूर, 44 मत लिखो, 100 भी मत लिखो, आप डायरेक्टली इसको ऊपर 144 लिख लो। अगर अमाउंट पूछा तो, अगर CI पूछा होता तो 44 लिखो, अमाउंट पूछा है तो 144 लिखो, प्रिंसिपल पूछा है तो 100 लिखो। ये चीजों को समझना पड़ेगा, मैथ यहीं से स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो 0 से 0 कट गई, 4 से 4 दूने 8 और 4 12 और 6 चौके 24, 36 आ गया। 2 से ये कट गया, 100 आ गया। तो भाई यहाँ से ही 100 गुना 36 कितना बनेगा, 3600। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरा आंसर आ रहा 3600। मतलब मुझे ये 2 चीजें करनी नहीं पड़ी। ये कब करनी है, जब पूछी हूँ। अगर मेरे से CI पूछा तो करना पड़ेगा, जब मेरे से प्रिंसिपल पूछा तो मैं ये चीज करूंगा, लेकिन जब मेरे से अमाउंट पूछा है तो मैं यहाँ 100 साथ में ही प्रिंसिपल को जोड़ लूंगा। 100% प्रिंसिपल होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ आना चाहिए कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि अन्नों की तरह वो CI निकालते रहो, कुछ करते रहो, तो हमारी स्पीड बड़ी कम हो जाएगी। तो ये समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दी एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 10। देखो याद रखना इसका, जो कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं और अगर 4 ही नंबर होंगे, जैसे यहाँ ओड नंबर बोला, इसने क्या बोला, ओड नंबर, 4 ओड नंबर का जो आपका जो एवरेज होती है, वो आपकी जो एवरेज होगी वो इवन में होगी ओड नंबर की, ठीक है। क्यों, देखो हमेशा जो एवरेज है वो मिडिल में होती है ना। तो अगर 10 मिडिल में है और इसने बोला है कि ये जो एवरेज है ओड नंबर की है, तो अगला ओड नंबर क्या होगा आपका 11, उससे अगला ओड नंबर क्या होगा 13। ये तो एवरेज थी, ये तो नंबर है ही नहीं, इसमें काउंट ही नहीं हो रहा, 4 नंबर बोले हैं। तो एक इससे पिछला ओड नंबर क्या होगा 9, उससे पिछला ओड नंबर क्या होगा 7। तो ये 4 नंबर ये वाले हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमारे जो है वो ओड नंबर है, जिनकी एवरेज क्या बनती है, इनकी एवरेज बनती है 10, ठीक है। अगले में क्या कहता है, कहता है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 21। यहां पर भी यही है कि जब हमें 4 बोला, इसने 5 बोला होता तो ओड में ही एवरेज आती, लेकिन 4 इवन नंबर बोला, सॉरी 4 अगर 5 इवन नंबर बोला होता तो इवन में एवरेज आती, लेकिन अगर 4 इवन नंबर बोला है तो ओड में एवरेज आई है। तो ओड तो हमारा नंबर है ही नहीं, ये तो 21 जो है वो हमारी एवरेज है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है हमारी एवरेज है, और ये हमेशा मिडिल में होती है, तो इसको भूल जाओ। हमने तो क्या लेना है, इवन नंबर लेना, ये तो ओड है। तो इवन नंबर अगला क्या होगा, एक होगा 22, अगला इवन नंबर 24, पिछला इवन नंबर 2 इससे पीछे होंगे, टोटल जो है वो 4 है ना, तो 2 इससे पिछले लेने हैं, एक 20 होगा, एक 18 होगा। अब हमसे पूछा क्या है, कहता है सम ऑफ लार्जेस्ट ओड नंबर, ओड नंबर जो भी है ये ओड नंबर है, जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है 13, एक 13 लेना है ओड नंबर, एंड दी स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है 18। 13 18 प्लस 13 कर देंगे तो हमारे पास कितना 18 3 21 31, कौन सा नंबर आया हमारा 31 नंबर होगा। तो सम जो पूछा था तो वो सम कितना होगा 31 होगा। इसमें सीखने वाली बातें ये हैं कि बस ध्यान में रखना कि जब भी ऐसे कोई नंबर्स के ऊपर एवरेज की बात ये एवरेज वाले कंसेप्ट जब यूज करेंगे ना, जब एवरेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारी क्लियरिटी होती है, उससे पहले जरा क्लियरिटी कम होती है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ती हैं हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है मैन गोज टू द जिम विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। याद रखना कि एवरेज स्पीड के दो फार्मूले होते हैं। एवरेज स्पीड के दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो ये फार्मूला जो है यहां पर कौन सा लगेगा, ये लगेगा सेकंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, सेकंड। क्यों, जब भी डिस्टेंस नहीं दिया होगा, इसके लिए तो डिस्टेंस चाहिए हमें, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। जब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं है तो ये सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। जब डिस्टेंस होगा तो फिर ये हमारा फर्स्ट फार्मूले में चला जाएगा, फिर इसमें नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो डिस्टेंस का ध्यान रखना। तो डिस्टेंस नहीं है तो ये फार्मूला लगाएंगे, स्पीड 1 कितनी है 20 है, इंटू 30 इंटू 2 डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। तो 0 से 0 कट गई, 5 से ये चला गया, 5 चौके 20 और 8 4 दूने 8 24, 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड का आंसर क्या आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि इन 120 लीटर प्योर मिल्क, देखो मिल्क है वो है 128 लीटर प्योर है, इसमें पानी नहीं है, और वाटर जो मिलाया जाता है इसमें कहता वो मिलाया जाता है 40 लीटर। अगर दोनों को हम मिला दें तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 168। टोटल मिक्सचर जो हो गया वो हमारे पास कितना हो गया 168 हो गया। कहता द मिक्सचर टेकन आउट, देखो 25% मिक्सचर इज टेकन आउट, mixture is taken out when x liter of water are added again, then ratio of the milk and water becomes 2:1 of resulting mixture, find the value of x, x की वैल्यू निकालनी। देखो सिंपल सी बात याद रखना कि पहले हमारे पास जो है वो हम इसकी रेशो बना लें। अगर रेशो बना लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब 8 पंजे 40 और यहाँ पर क्या आएगा 8 एक 8 8 से 48 16 आ गया। और कटता है नहीं कटता, मतलब रेशो मेरे पास कितनी है, मेरे पास जो रेशो बन रही है वो 16:5 बन रही है, ठीक है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रेशो बनती है 16:5 बनती है। अब कहता है कि इसमें से इसने क्या कराया है, वो कुछ 25% जो है वो मिल्क बाहर निकाल लिया है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 1/4 जो है वो मिल्क बाहर निकल गया है, तो बचा कितना होगा इसमें से बचा होगा 3/4। तो 168 को हम लिख लेंगे 3/4। अब 3/4 कैसे आएगा, ये बच्चों को नहीं पता होगा। 25% का मतलब परसेंट की 100 नीचे लग जाता है, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। जब 1/4 में से कोई एक हिस्सा चला गया तो बचा कितना, बचा से 3 हिस्से, कितने बचे 4 में से 3 हिस्से बच गए, तो ये 3 हिस्से हम निकाल रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करा, 4 चौके 16, 4 दूने 8, तो 3 दूने 6 और 4 12, 126 लीटर बचा कितना 126 लीटर जो है वो मिक्सचर बचा हुआ है बाद में, ठीक है। निकालने के बाद जब निकाल लिया तो इतना बचा 126, मतलब 168 की जगह बचा है 126, ये ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं, कहता कि बाद में जो मिक्सचर हो गया था वो हो गया 2:1 बन गया। कितना बन गया 2:1। अब एक चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जब हम यहाँ पर कोई काम करते हैं और इसने बोला कि 2:1 कब बना, जब इसमें हमने कुछ वाटर ऐड कर दिया। हमने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया। तो भाई वाटर ऐड करा तो एक तो पहली बात की इसकी रेशो बढ़नी चाहिए थी, रेशो बढ़ी नहीं है, तो क्या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमने सिर्फ पानी डाला है, तो ये जो मिल्क की रेशो है वो कभी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर परसेंटेज होती तो वो कम या ज्यादा हो सकती है किसी दूसरे कोई और चीज मिलाने से, लेकिन जब रेशो होती तो रेशो वहीं की वहीं रहती है। अगर मिल्क 16 लीटर है पहले, तो अब भी 16 लीटर ही होगा, वो इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, ना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको मुझे 16 लीटर बनाना पड़ेगा। 16 लीटर कैसे बनेगा, जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा 16 बन गया। फिर इसके जो 7 वाला पेयर है इसको भी मल्टीप्लाई करना,
तो 8 एकम 8, इसका मतलब है कि 5, जब हमने वाटर और मिलाया तो 5 से बढ़ के कितना बन गया होगा, वो 8 बन गया होगा। तो कितने यूनिट एक्स्ट्रा पड़े हैं भाई, 3 यूनिट एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो 1 यूनिट जब भी आप निकालना ना, तो इसको डिवाइड मत करना, क्योंकि इसमें से पहले उसने मिक्सचर निकाल लिया बाहर, बाकी कितना बचा था, 126 बचा था। अब इस 126 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 प्लस 5 11 से। किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। तो जब मैं 126 को डिवाइड करूंगा 16, 11 से नहीं, 16 5 21 से डिवाइड करूंगा, तो 21 से जब मैंने डिवाइड करा तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 6 लीटर के बराबर। अगर 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है तो इसके पास 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 6 का कितना होता है, 18, मतलब 18 लीटर जो है वो पानी डला है। कितना पानी डला है, ये पूछा था कि x लीटर पानी मिलाया, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगा 18 लीटर। आई होप की बात समझ में आई होगी। कोशिश मैंने पूरी करी है, आज मैंने बड़े इत्मीनान से सारा वीडियो बनाया है और कोशिश करी है कि हर चीज़ आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।